स्टूडेंट, वेलकम टू सीएमजे प्रखर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई एम योर बायो एजुकेटर शिखा। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के बायो का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ह्यूमन में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, साथ ही साथ ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में भी जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक दूसरे से कोरिलेटेड है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप शॉपिंग मॉल गए, आपने किसी ऑब्जेक्ट को देखा, आप उसको खरीदना चाह रहे हैं और आपके हैंड ने उस ऑब्जेक्ट को पिक कर लिया, तो क्या ये ऑटोमेटिक हो रहा है? नहीं। क्या यहाँ पे कोई मैजिक हो रहा है? नहीं। यहाँ पे एक पूरी मैकेनिज्म है जो काम कर रही है। पहले आपने आंखों के थ्रू उस ऑब्जेक्ट को देखा, देन आंख जो कि एक सेंसरी ऑर्गेन है, उसके थ्रू वो मैसेज ब्रेन तक फॉरवर्ड हुआ। देन ब्रेन ने उस मैसेज को प्रोसीड किया कि हमें उस ऑब्जेक्ट को परचेस करना है या नहीं करना है। देन ब्रेन ने हमारी मसल्स को मैसेज भेजा, देन हमारी मसल्स ने उस ऑब्जेक्ट को पिक किया। तो यहाँ पे पूरी एक मैकेनिज्म काम करती है, जिसके बारे में इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कोऑर्डिनेशन की डिफिनेशन। जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के वेरियस ऑर्गन्स एक साथ मिलके कंबाइन होकर एक प्रॉपर रिस्पॉन्स स्टिमुलेशन के लिए देते हैं, तब इस प्रोसेस को हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं, द वर्किंग टुगेदर of various organs of an organism in a systematic manner so as to provide a proper response to the stimulation. To the stimulus. अब यहाँ पे स्टिमुलस टर्म को समझ लेते हैं कि स्टिमुलेशन किसको बोलते हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, आउटर एटमॉस्फेयर में जो भी चेंजेस होते हैं, उनके लिए कोई भी प्लांट या कोई भी एनिमल कोई ना कोई रिस्पॉन्स प्रेजेंट करेगा, कोई ना कोई रिस्पॉन्स शो करेगा। इसे ही हम स्टिमुलस बोलते हैं। तो स्टिमुलस की डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं, the changes of outer atmosphere any living organism shows reaction is called stimuli. इज इट क्लियर? अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में तो आप जानते होंगे, हमारे बॉडी में मेन 5 सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ईयर, आईज, नोज, टंग एंड स्किन। तो ईयर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? साउंड के लिए। आईज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? लाइट के लिए। नोज स्मेल के लिए। टंग टेस्ट के लिए।
स्किन, टच और टेम्परेचर के लिए। तो ईयर से निकलने वाले रिसेप्टर्स को हम बोलते हैं फोनो रिसेप्टर। आईज से निकलने वाले रिसेप्टर्स को हम बोलते हैं फोटो रिसेप्टर्स। नोज से निकलने वाले रिसेप्टर्स को हम बोलते हैं ऑलफैक्टरी रिसेप्टर्स। टंग से निकलने वाले रिसेप्टर्स को हम बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स। एंड लास्ट स्किन से निकलने वाले सेंसेस को हम बोलते हैं थर्मो रिसेप्टर्स। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो ह्यूमन में कोऑर्डिनेशन के लिए उनमें एक डेवलप नर्वस सिस्टम, साथ ही साथ एक एंडोक्राइन सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। ह्यूमन लोकोमोशन शो कर सकते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट कर सकते हैं। अदर हैंड प्लांट्स में लोकोमोशन शो नहीं होता, तो इनमें जो है कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स के थ्रू होता है, जिसके बारे में अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो नर्वस सिस्टम टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के टू पार्ट्स होते हैं अगेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी टू पार्ट्स होते हैं, इफेरेंट नर्व फाइबर एंड एफेरेंट नर्व फाइबर। तो हमारे कोर्स में सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में आप अपनी हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ने के पहले सबसे पहले हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को देखते हैं। न्यूरॉन एक टाइप की सेल होती है जो कि नर्वस सिस्टम के ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है। साथ ही साथ ये ह्यूमन बॉडी की सबसे लॉन्ग सेल भी है, और इसको हम न्यूरॉन को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन में लिख सकते हैं, न्यूरॉन इज टाइप ऑफ सेल found in the organs of nervous system. It is the structural and functional unit of nervous system. न्यूरॉन से जो भी मैसेज ब्रेन को फॉरवर्ड होते हैं उनको हम नर्व इम्पल्सेस भी बोल सकते हैं, और उनको हम इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस भी बोल सकते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं। यहाँ पे एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। यहाँ न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में सबसे पहला इसका पार्ट होता है सेल बॉडी, जिसको हम एक्सॉन बोलते हैं। एक्सॉन में एक न्यूक्लियस मिलता है, साथ ही साथ इसमें साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है। न्यूरॉन्स के चारों तरफ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। न्यूरॉन के लास्ट सेगमेंट को हम एक्सॉन बोलते हैं, और इसमें भी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं, और इसके लास्ट सेगमेंट को हम एक्सॉन एंड बोलते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सबसे पहले सेल बॉडी और साइटोन के बारे में।
present a nucleus and cytoplasm. It is a initial part of neuron. Then second, डेंड्राइट. डेंड्राइट्स के बारे में मैंने आपको अभी बताया. साइटोन के चारों तरफ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं. फाइबर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट अराउंड एक्सॉन. ना लास्ट में हमने पढ़ा था एक्सॉन. एक्सॉन किसी भी न्यूरॉन का लास्ट पार्ट होता है. लास्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन. और यहाँ पे भी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं. प्रेजेंट वेरियस फाइबर लाइक स्ट्रक्चर. क्लियर. अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर. रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे सडन या इनवॉलेंट्री रिएक्शन होते हैं जिसके लिए बॉडी रिएक्शन प्रेजेंट करती है. तो हम इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं. रिफ्लेक्स एक्शन इज अ सडन एंड इनवॉलेंट्री reaction of body in the respect of stimulus. जो भी मैसेज रिफ्लेक्स एक्शन से कैरी किया जाता है उस बात को हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं. अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल के थ्रू रिफ्लेक्स एक्शन को समझेंगे. जैसे यहाँ पे आप डायग्राम पे देख पा रहे होंगे, जैसे हम कोई हॉट ऑब्जेक्ट जैसे ही टच करते हैं वैसे अपने हाथ को हम पीछे हटा लेते हैं. तो यहाँ पे क्या है, सडन हुआ नहीं. यहाँ पे एक पूरी मैकेनिज्म काम कर रही है जिसके बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे. जैसे ही आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो वहां से नर्व इंपल्सेस न्यूरॉन के थ्रू होते हुए स्पाइनल कॉर्ड तक आएंगे. स्पाइनल कॉर्ड तक आएंगे. फिर स्पाइनल कॉर्ड से एक अदर न्यूरॉन के थ्रू ये मैसेज ट्रेवल करते हुए ब्रेन तक जाएंगे. देन ब्रेन इस मैसेज को प्रोसीड करेगा. देन यहाँ पे ब्रेन डिसाइड कर लेगा कि ऑब्जेक्ट गर्म है तो हाथ हमें हटाना है या कम गर्म है तो हमें नहीं हटाना. यहाँ पे ब्रेन डिसाइड करेगा और डिसाइड करने के बाद वो फिर से नर्व इंपल्सेस को स्पाइनल कॉर्ड तक भेजेगा. देन नर्व इंपल्सेस ट्रेवल करते हुए किसी अदर न्यूरॉन के थ्रू हमारे मसल्स तक आएगी और हमको फील होगा कि हमें अपना हाथ हटा लेना, ये ऑब्जेक्ट गर्म है. तो ये थी रिफ्लेक्स एक्शन की मैकेनिज्म. अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर. ह्यूमन ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये मेन कोऑर्डिनेशन सिस्टम है हमारी बॉडी का. हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है, हमारे बॉडी के बैलेंस को बनाए रखने का काम करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है. स्कल, हमारी स्कल के जस्ट नीचे ये लोकेटेड होता है, लोकेटेड इन जस्ट बिलो आवर स्कल. और ये एक बॉनी बॉक्स से प्रोटेक्टेड होता है, कवर्ड होता है, जिसको हम क्रेनियम बोलते हैं. एंड इसका वेट होता है 1.2 से 1.4 kg तक. तो हम लिख सकते हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में, मेन कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम ऑफ बॉडी
located under the skull. अब ब्रेन के कुछ बेसिक फंक्शंस देख लेते हैं. ब्रेन सेंसरी ऑर्गन से आने वाले मैसेज को एक्सेप्ट करता है एंड प्रोसीड करता है. एक्सेप्ट द मैसेजेस ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स. देन सेकेंड फंक्शन इसका होगा मेंटेन बॉडी टेम्परेचर. देन थर्ड फंक्शन है ब्रेन का हमारे बॉडी के बैलेंस को बनाए रखना. कंट्रोल द बैलेंस ऑफ बॉडी. हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना. कंट्रोल द ऑल टाइप ऑफ इमोशंस. इमोशंस कैसे हो सकते हैं? सैडनेस हो सकता है, हैप्पीनेस हो सकता है, लव हो सकता है, ये सारे होते हैं इमोशंस. इन सबको कंट्रोल करने का काम किसका होता है? ब्रेन का होता है. देन एक और फंक्शन हम लिखेंगे, कंट्रोल द हार्मोन्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड. इज इट क्लियर? अब हम ब्रेन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे ब्रेन का स्ट्रक्चर. ब्रेन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. फोर ब्रेन के भी 3 टाइप्स होते हैं, सेरेब्रम, थैलमस एंड हाइपोथैलमस. एंड ये हो गया मिड ब्रेन. देन नेक्स्ट हिंड ब्रेन के भी 3 पार्ट्स होते हैं, सेरेब्रम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा. अब इनके बारे में वन बाय वन स्टडी करते हैं. सबसे पहले देखते हैं फोर ब्रेन. फोर ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सेरेब्रम, थैलमस एंड हाइपोथैलमस. सबसे पहले देखते हैं सेरेब्रम. सेरेब्रम ह्यूमन ब्रेन का सबसे ज्यादा डेवलप्ड और सबसे बड़ा पार्ट होता है. ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, राइट सेरेब्रम हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरेब्रम हेमिस्फीयर. 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, राइट सेरेब्रम हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरेब्रम हेमिस्फीयर. राइट सेरेब्रम हेमिस्फीयर हमारे बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है. इन अदर हैंड लेफ्ट सेरेब्रम हेमिस्फीयर हमारे बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है. ये दोनों पार्ट एक ग्रे मटेरियल से कवर होते हैं जिसको कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं. अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर. सबसे पहले अब इसके फंक्शन देख लेते हैं. सेरेब्रम के फंक्शंस होते हैं, जितने भी वर्क हैं जो मेमोरी से रिलेटेड है, रीजनिंग से रिलेटेड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड है, वो सारे कहाँ कहाँ कंटेन होंगे? सेरेब्रम में. तो सेरेब्रम का काम है कंटेन द मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग रिलेटेड वर्क. और साथ ही साथ सेरेब्रम का एक और फंक्शन है, सेरेब्रम सेंसरी ऑर्गन से आने वाले मैसेज को एक्सेप्ट करने का काम करती है. एक्सेप्ट द मैसेज ऑफ सेंसरी ऑर्गन.
अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर, जो कि थैलमस। सेरेब्रम के जस्ट नीचे थैलमस प्रेजेंट होता है। ये भी एक ग्रे मटेरियल का बना हुआ पार्ट होता है। थैलमस उन मैसेजेस के लिए ब्रॉडकास्ट का काम करता है जो कि सेरेब्रम को जाते हैं। थैलमस का फंक्शन देख लेते हैं। थैलमस का मेन फंक्शन होता है पेन, कोल्डनेस एंड हॉटनेस को आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई पेन, कोल्डनेस एंड हॉटनेस। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। थैलेमस के जस्ट नीचे हाइपोथैलेमस सिचुएटेड होगा। हाइपोथैलेमस में पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। अब हम फंक्शन देख लेते हैं हाइपोथैलेमस के। ये भूख और प्यास को कंट्रोल करने का काम करती है। कंट्रोल थर्स्ट एंड हंगर। का सेकेंड फंक्शन है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना। मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। इसका थर्ड फंक्शन है जितने भी इमोशंस हमारे अंदर आते हैं, चाहे हैप्पीनेस हो, सैडनेस हो, लव हो, ठीक है, ये सारे को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? हाइपोथैलेमस का। कंट्रोल द ऑल टाइप ऑफ इमोशंस। क्लियर। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन सिचुएटेड बिटवीन फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन के बीच का पार्ट होता है मिड ब्रेन। सिचुएटेड बिटवीन फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ये चार बॉडी पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोलते हैं। मेक फोर बॉडीज, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ऊपर के दो पार्ट को हम बोलते हैं टेक्टम, जो कि देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नीचे के टू पार्ट्स को हम बोलते हैं टेगमेंटम, जो कि सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अपर टू पार्ट्स टेक्टम, जो कि देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सीइंग। एंड नीचे के दो पार्ट्स को हम बोलते हैं टेगमेंटम, जो कि सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लोअर टू पार्ट called tegmentum. This is responsible for hearing. Is it clear? अब आते हैं ब्रेन के सबसे लास्ट पार्ट की ओर, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन को भी हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सेरेबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। सबसे पहले देखते हैं सेरेबेलम। सेरेबेलम ह्यूमन ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा पार्ट है, जो कि सेरेबेलम के जस्ट नीचे सिचुएटेड होता है। सिचुएटेड बिलो द सेरेब्रम।
इसमें बहुत सारे स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं। इसका मेन फंक्शन होता है हमारे बॉडी के बैलेंस को बनाए रखना, मेक द बैलेंस ऑफ बॉडी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर, जो कि है पॉन्स। पॉन्स सेरेब्रम के जस्ट नीचे सिचुएटेड होता है, ये स्कल के जस्ट अंदर सिचुएटेड होता है, सिचुएटेड बिलो द स्कल। इसका मेन फंक्शन होता है अनकॉन्शियस प्रोसेस को कंट्रोल करना, कंट्रोल अनकॉन्शियस प्रोसेसेस। अब देखते हैं हिंड ब्रेन का लास्ट पार्ट, मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा हिंड ब्रेन का सबसे लास्ट पार्ट होता है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से अटैच्ड होता है। इसका मेन फंक्शन होता है वाइटल प्रोसेसेस को कंट्रोल करना। वाइटल प्रोसेसेस क्या हो सकती है, जैसे ब्रीदिंग हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। तो इसमें हम लिख सकते हैं सिचुएटेड बिलो the bones, control all types of vital processes like breathing and blood pressure. Breathing क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि हिंड ब्रेन के मेडुला ऑब्लांगेटा से अटैच्ड होता है। ये एक पाथ का काम करता है, जिसके थ्रू मैसेज ब्रेन से हमारी बॉडी तक एंड बॉडी से ब्रेन तक ट्रांसमिट होते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं इट्स like a path to transmit messages between brain to body and body to brain। इसमें 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स पाई जाती हैं, 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स। स्पाइनल कॉर्ड का मेन फंक्शन होता है हमारे बॉडी के बैलेंस को बनाए रखना। हम खड़े हो रहे हैं, हम चल रहे हैं, तो हमारी बॉडी के बैलेंस को किसने बना के रखा है, स्पाइनल कॉर्ड ने बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारी आज की क्लास एंड होती है, और अपनी अगली क्लास में कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके जो भी सजेशंस हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।